हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल प्राइम एजुकेटिव में। आपके बोर्ड एग्जाम्स की तैयारियां कैसी चल रही है? आई होप कि आप बहुत मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। बच्चों, बोर्ड एग्जाम्स आपके सर पर है और ऐसे में मैं आपके लिए कुछ पंक्तियां सुनाना चाहूंगी। जिन ढूंढा तीन पाइयां, गहरे पानी पैठ, जो बौरा डूबन डरा, रहा किनारे बैठ। कहने का तात्पर्य यह है कि जो बच्चे जी तोड़ मेहनत करेंगे वही सफलता हासिल करेंगे, और जो बच्चे मेहनत ही नहीं करेंगे उन्हें सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए मेहनत तो करनी ही है ताकि 95 प्लस का जो टारगेट है उसे अचीव किया जा सके, और यह तभी संभव है जब आप डीपली स्टडी करेंगे। तो चलिए आज की स्टडी शुरू करते हैं। उम्मीद है मैंने जो दो पंक्तियां आपको सुनाई उससे आप सीख जरूर लेंगे और अपनी मेहनत में कहीं भी ढिलाई नहीं करेंगे, आप मन लगाकर स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। जो टॉपिक है जैव प्रक्रम, जिसमें हम लोग पोषण की स्टडी कर रहे थे, उसको आगे बढ़ाते हैं। जैव प्रक्रम में हम लोगों ने जैव प्रक्रम की डेफिनेशन को पढ़ लिया, यानी उसकी परिभाषा क्या है। यानी हमने यह जान लिया कि जैव प्रक्रम क्या है, सजीवों में पोषण कैसे होता है, जीवों में पोषण की कौन कौन सी विधियां होती हैं। इसमें हमने स्टडी किया दो पोषण विधियों के बारे में। पहला स्वपोषण, जिसमें हमने जाना कि हरे पेड़ पौधे, एल्गी और कुछ बैक्टीरिया जो अपने भोजन का संश्लेषण स्वयं करते हैं उन्हें स्वपोषी कहते हैं, और इस पोषण विधि को स्वपोषण कहते हैं। दूसरी विधि में हमने जाना इस संसार में कुछ ऐसे भी जीव हैं जो अपने भोजन का संश्लेषण यानी निर्माण स्वयं नहीं कर पाते, वह किसी न किसी रूप में दूसरे पर आश्रित रहते हैं, और ऐसे पोषण की विधि को परपोषण कहते हैं। और ऐसे जीव को जो इस विधि से पोषण प्राप्त करते हैं ऐसे जीव को परपोषी कहते हैं। स्वपोषण में हमने प्रकाश संश्लेषण के बारे में थोड़ा जान लिया, और परपोषण में हमने परपोषण की विधियों के बारे में जाना। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि हम लोग प्रकाश संश्लेषण की डीपली स्टडी करेंगे। तो चलिए आज के वीडियो में स्टार्ट करते हैं प्रकाश संश्लेषण। स्वपोषण में मैंने बता दिया था आपको कि प्रकाश संश्लेषण वह विधि है जिसके द्वारा पौधे अपने लिए भोजन का निर्माण करते हैं, यानी पौधे के भोजन निर्माण की विधि को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इंग्लिश में इसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं। जैसा कि आप मेरे पीछे स्लाइड में देख पा रहे हैं, यह स्लाइड आपको प्रकाश संश्लेषण के बारे में कुछ न कुछ आइडिया तो दे ही रहा है, और मुझे उम्मीद है कि आपको स्लाइड पसंद आई होगी। आपका ध्यान आपकी स्टडी में लगा रहे, इसलिए इस तरह के स्लाइड्स में लेकर आई हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यह सन है और यहाँ से लाइट निकल के आ रही है और पौधों पे पड़ रही है। तो यह जो प्रकाश संश्लेषण की विधि है यह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं कि सनलाइट इस प्लांट पे पड़ रही है, और यह जो लीफ है, लीफ में हम जानते हैं कि क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं। यही क्लोरोफिल सनलाइट को एब्जॉर्ब करती है। पत्तियों में जो क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है वही क्या करती है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करती है और प्रकाश संश्लेषण में सहायता प्रदान करती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए सिर्फ सूर्य का प्रकाश का होना और क्लोरोफिल का होना ही आवश्यक नहीं है। इसके लिए हमें रॉ मटेरियल के रूप में क्या चाहिए, CO2 भी चाहिए, जो कि हमें वातावरण से प्राप्त होता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि CO2 कहाँ से प्राप्त हो रहा है, CO2 वातावरण से प्राप्त हो रहा है और यह पत्तियों तक पहुँच रही है। पत्तियों में मौजूद छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें रंध्र यानी स्टोमाटा कहते हैं। उसी रंध्र के द्वारा यह CO2 पत्तियों में प्रवेश करते हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सहायक होते हैं। इसके अलावे यानी CO2 के अलावे भोजन निर्माण के लिए पौधों को और क्या चाहिए, जल की भी आवश्यकता होती है। और यह जल कहाँ से प्राप्त होता है, और यह जल यानी वाटर रूट के द्वारा यानी जड़ के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं, यानी जड़ के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं और पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचा दिए जाते हैं जहां इसकी आवश्यकता होती है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि वाटर जो कि रूट के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं और पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचा दिए जाते हैं जहां इसकी आवश्यकता होती है। और इस प्रकार से CO2 प्लस जल मिलकर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की मौजूदगी में कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। यानी इस प्रकार से पौधे सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में CO2 प्लस जल से अपने लिए भोजन का निर्माण करते हैं, जो कि क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। पौधों का भोजन क्या है, कार्बोहाइड्रेट है।
पौधे अपने भोजन के रूप में क्या बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं और कार्बोहाइड्रेट के अलावा जल और ऑक्सीजन का भी निर्माण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण का जो मेन प्रोडक्ट है वह है कार्बोहाइड्रेट, लेकिन कार्बोहाइड्रेट के अलावे उपोत्पाद यानी बाय प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन भी बनती है, जो पौधे क्या करते हैं उसे वातावरण में निष्कासित कर देते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि पौधों में ऑक्सीजन का भी निर्माण होता है जिसे वह वातावरण में निष्कासित कर देते हैं, और यह जो ऑक्सीजन है यह बाय प्रोडक्ट के रूप में बनते हैं। मेन प्रोडक्ट क्या है? मेन प्रोडक्ट कार्बोहाइड्रेट है और बाय प्रोडक्ट क्या है? बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन है, जो हमारे लिए जीवनदायिनी है। इसलिए कहा जाता है कि हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए, क्योंकि पेड़ पौधे से ही ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। अगर हम पेड़ पौधे नहीं लगाएंगे तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा और हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन के बिना तो हम जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए बच्चों ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए हमें। तो आप भी पेड़ लगाएं। तो बच्चों हमने ब्रीफ में जान लिया प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। अब चलिए डिटेल में जानते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे इसकी परिभाषा क्या है। तो अब देखते हैं प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा क्या है। सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में सरल अकार्बनिक अणु, अब यह सरल अकार्बनिक अणु क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल को सरल अकार्बनिक अणु कहते हैं, का पादप कोशिकाओं में स्थिरीकरण यानी फिक्सेशन कार्बनिक अणु ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट में होता है। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या जानना है प्रकाश संश्लेषण में, कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति अनिवार्य है। तो यह हमने बना लिया। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सरल अकार्बनिक अणु यानी CO2 प्लस जल, CO2 प्लस जल H2O को जल कहते हैं। तो यह दोनों क्या है? सरल अकार्बनिक अणु है, इन्हें ही अकार्बनिक अणु कहते हैं। तो हमारी परिभाषा क्या कहती है कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सरल अकार्बनिक अणु यानी CO2 प्लस जल का पादप कोशिकाओं में स्थिरीकरण यानी फिक्सेशन होता है, और इसका फिक्सेशन किस में होता है? कार्बनिक अणु ग्लूकोज में होता है। तो यहाँ लिख लेते हैं ग्लूकोज C6H12O6। तो इतनी सी प्रक्रिया जो है वह प्रकाश संश्लेषण की है, और इसके लिए क्या चाहिए? सूर्य का प्रकाश चाहिए। और क्या चाहिए? क्लोरोफिल, जो कि पत्तियों में मौजूद होता है। सरल अकार्बनिक अणुओं से क्या बनता है? एक जटिल कार्बनिक अणु का निर्माण होता है, और यह क्या है? ग्लूकोज है। C6H12O6 को क्या कहते हैं? ग्लूकोज कहते हैं। और इसी पूरी प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। CO2 प्लस H2O से ग्लूकोज बनता है, और इसके अलावे जल का भी निर्माण होता है, और ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट के रूप में यानी उपोत्पाद के रूप में वातावरण में निष्कासित कर दिया जाता है। अब इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ कितनी संख्या है कार्बन की? 6 है, और यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर 6 लगा दिया। तो कार्बन तो 6 हो गए। अब हाइड्रोजन कितनी है? हाइड्रोजन यहाँ 12 है, और यहाँ पर 2 है, तो कितने हो गए? 14 हो गए। तो इसे बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पर 12 लगा देंगे, और यहाँ 6। ठीक है, तो अब कितनी हो गई? 12 × 2 24। हाइड्रोजन की संख्या 24, और यहाँ देख लेते हैं 6 × 2 12 यहाँ पर है, और 12 यहाँ पर है, तो 24 हो गए। ऑक्सीजन देख लेते हैं, ऑक्सीजन कितनी है? 6 × 2 12 हो गए यहाँ, और यहाँ कितनी है? 12। ठीक है, यहाँ से हमने देख लिया कि यहाँ ऑक्सीजन की संख्या 12 है। तो कुल मिलाकर ऑक्सीजन कितनी हो गई? 12 यहाँ पर हमने देखा, और 12 यहाँ पर है, तो 24। यहाँ देख लेते हैं 6 यहाँ है, 6 प्लस 6 यहाँ भी है, यहाँ पर कितनी है? 6 और 6 मिलके 12 हो गए। तो यहाँ पर क्या करेंगे? 6 लगा देंगे, तो 6 × 2 12 यहाँ, और 6 यहाँ, कुल मिला के 24 ऑक्सीजन भी हो गए। तो इक्वेशन अब हमारा क्या है? बैलेंस हो गया है। तो ये क्या है? प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया की समीकरण। तो यहाँ पर लिख देते हैं, यह समीकरण आप जरूर याद रखें।
क्वेश्चन एग्जाम्स में अक्सर समीकरण से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं या फिर समीकरण लिखना आता है, या अगर लॉन्ग क्वेश्चंस में भी आपको प्रकाश संश्लेषण लिखना हो तो बिना समीकरण के बिल्कुल ना लिखें। यहाँ नोट में कुछ लिखा है, आप देख लें कि इस पूरी प्रक्रिया में ऑक्सीजन जो है वह उपोत्पाद यानी बाय प्रोडक्ट के रूप में निकलती है, जिसे पौधे द्वारा वातावरण में निष्कासित कर दिया जाता है। और अब हम जानेंगे प्रकाश संश्लेषण का स्थान। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पत्तियों में होती है, तो पत्तियों में यह प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ पर होती है वह देखते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यह लीफ है यानी पत्ती है, और यह पत्ती की मध्य सिरा और इससे फिर सिराएं निकली होती हैं। मध्य सिरा से हम क्या जानते हैं कि अन्य सिराएं निकली होती है, और यह है पर्णपटल, और यह है पर्णपटल, और यह है वस्कुलर बंडल जिसमें कि फ्लोएम और जाइलम होते हैं। फ्लोएम जो कि भोज्य पदार्थ का संवहन करते हैं और जाइलम जो कि जल और खनिज लवण को अवशोषित करते हैं। अब देखेंगे पत्ती की अनुप्रस्थ काट। तो यह क्या है? पत्ती की अनुप्रस्थ काट है, तो इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। यह पत्ती की ऊपरी बाह्य त्वचा है और यह पत्ती की निचली बाह्य त्वचा है। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि मोमी क्यूटिकल है जो कि पत्ती की ऊपरी बाह्य त्वचा के ऊपर रहती है। इसी मोमी क्यूटिकल के कारण पत्तियों पर जब पानी की बूंदें गिरती हैं तो वह फिसल जाती हैं। और यह जो आप देख पा रहे हैं यह हरित लवक है, जिसकी वजह से पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। यहाँ, यहाँ और यहाँ ये सब क्या है? यह सब जो खाली स्पेस है वह वायु कोश कहलाती है। और यह जो आप छिद्र देख पा रहे हैं, इस छिद्र को स्टोमाटा या रंध्र कहते हैं। और इस छिद्र के दोनों तरफ यह क्या है? यह गार्ड सेल्स है, द्वार कोशिकाएं। यह दोनों जो है यह द्वार कोशिकाएं हैं जो कि स्टोमाटा के दोनों ओर दिख रहे हैं। इसी स्टोमाटा की वजह से पत्तियों में CO2 अंदर प्रवेश करती है, और जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूर्ण हो जाती है तो उसके बाद ऑक्सीजन इसी स्टोमाटा के द्वारा बाहर निकाल दिए जाते हैं। अब देखते हैं कि यह जो स्टोमाटा है इसकी स्ट्रक्चर क्या है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं डायग्राम में, यह है खुली स्टोमाटा और यह है बंद स्टोमाटा। इन दोनों में आप डिफरेंस देख पा रहे हैं। खुली स्टोमाटा और बंद स्टोमाटा में क्या डिफरेंस होते हैं? खुली स्टोमाटा कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर होती है और बंद स्टोमाटा कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर होती है। जब स्टोमाटा खुलती है तो इस तरह से, और जब बंद होती है तो इस तरह से दिखाई देती है। अब देखते हैं स्टोमाटा की संरचना किस प्रकार की है। यह जो आप देख पा रहे हैं यह एपिडर्मिस की कोशिकाएं हैं, यह जो ग्रीन कलर की दिख रही है आपको, और एक ये स्ट्रक्चर जो आपको इस तरह से दिख रही है इस प्रकार से, वह द्वार कोशिकाएं हैं। यह जो येलो कलर की स्ट्रक्चर दिख रही है यह द्वार कोशिकाएं हैं, और उसमें जो ग्रीन स्ट्रक्चर है वह क्या है? वह क्लोरोप्लास्ट है। और यह जो स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं वह क्या है? वह रंध्र है जो कि खुली हुई है, यानी यह खुली हुई स्टोमाटा की चित्र है। सेम स्ट्रक्चर इसमें है। यह चारों तरफ से आप एपिडर्मल यानी ऊपरी बाह्य त्वचा देख पा रहे हैं, और जो इस तरह की स्ट्रक्चर है और जो इस तरह की स्ट्रक्चर है जो बंद स्टोमाटा को शो कर रही है वह द्वार कोशिकाएं हैं। यह द्वार कोशिकाएं हैं दोनों तरफ से, यह द्वार कोशिकाएं हैं, और इन द्वार कोशिकाओं में जो ग्रीन दिख रहे हैं, ग्रीन स्ट्रक्चर, उसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। और यह जो दिख रही है बंद स्टोमाटा है, यानी बंद स्टोमाटा से ना तो CO2 अंदर जा सकता है और ना ऑक्सीजन गैस बाहर निकल सकती है। स्टोमाटा गैसों के आदान प्रदान में ही मदद नहीं करता बल्कि यह वाष्पोत्सर्जन में भी मदद करता है। अब आप यह जानना चाहोगे कि वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं? पौधों में जो एक्सेस वाटर होती है उसे इन्हीं स्टोमाटा के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। इसी प्रोसेस को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, यानी पौधों में जो वाटर लॉस की प्रोसेस होती है उसे ही वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। अब जानेंगे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि के बारे में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में यह 2 स्टेप्स आते हैं। फर्स्ट है प्रकाश अभिक्रिया जिसे लाइट रिएक्शन भी कहते हैं, और सेकंड है अप्रकाशिक अभिक्रिया जिसे डार्क रिएक्शन भी कहते हैं। अब इन दोनों अभिक्रियाओं को इस रिएक्शन के माध्यम से समझते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में एक्चुअल में होता क्या है। दरअसल प्रकाश संश्लेषण के दौरान यह निम्नलिखित घटनाएं होती हैं, जिसमें सबसे पहले क्या होता है? क्लोरोफिल के द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कर लिया जाता है। सबसे पहले क्लोरोफिल क्या करती है? प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कर लेती है। उसके बाद क्या होता है कि प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित कर दिया जाता है। और क्या कुछ होता है? और जल को प्रकाश की उपस्थिति में
तोड़ा जाता है, जिसे जल का प्रकाशिक अपघटन कहते हैं। इसे इंग्लिश में फोटोलिसिस ऑफ वाटर भी कहते हैं। और नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन यानी CO2 का रिडक्शन होता है, यानी अवकरण होता है, और CO2 कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित हो जाता है। इन सभी स्टेप्स को हम इस रिएक्शन के माध्यम से समझेंगे। तो सबसे पहले क्या हुआ, क्लोरोफिल के द्वारा सौर ऊर्जा को अवशोषित कर लिया गया। तो यहाँ जो क्लोरोफिल है ये क्या करेगी, सौर ऊर्जा, जैसा कि यहाँ आप देख पा रहे हैं सन है, तो इस सौर ऊर्जा को कौन अवशोषित करता है, या क्लोरोफिल जो पत्तियों में प्रेजेंट होती है। तो फर्स्ट स्टेप में ये काम हो गया। और सेकेंड स्टेप में क्या होता है कि प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया जाता है, और इस जल को प्रकाश की उपस्थिति में तोड़ा जाता है, यानी इसे जल का प्रकाशिक अपघटन कहते हैं, फोटोलिसिस ऑफ वाटर कहते हैं। तो क्या होता है, फर्स्ट सबसे पहले इस H2O को तोड़ा जाता है प्रकाश की उपस्थिति में। प्रकाश की उपस्थिति में जब इस जल को तोड़ा जाता है, यानी इसका अपघटन किया जाता है, तो क्या बनता है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। इस ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, तो इसे वायु में निष्कासित कर दिया जाता है, और यह स्टोमाटा के द्वारा ही निष्कासित किया जाता है। और इस हाइड्रोजन को यूज कर लिया जाता है। इस हाइड्रोजन का क्या यूज है, जल को क्यों तोड़ा गया यह जानेंगे। जल को इसलिए तोड़ा गया ताकि हाइड्रोजन प्राप्त किया जा सके। अब इस हाइड्रोजन की क्या उपयोगिता है, इस हाइड्रोजन को यूज किया जाएगा CO2 को रिड्यूस करने में, यानी इसके अपचयन में। CO2 का अपचयन जब होगा तो क्या बनेगा, कार्बोहाइड्रेट बनेगा। यह जो फर्स्ट स्टेप है इसे ही प्रकाशिक अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि यह अभिक्रिया जो है प्रकाश की उपस्थिति में हो रहा है। प्रकाश की उपस्थिति में होने के कारण इस अभिक्रिया को प्रकाशिक अभिक्रिया यानी लाइट रिएक्शन कहते हैं। लाइट रिएक्शन में क्या होता है, यह जल टूटता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन बनता है और हाइड्रोजन भी बनता है, जिसे CO2 के अपचयन में यूज किया जाता है। तो इसे इस तरह से लिख सकते हैं, इसे प्रकाश अभिक्रिया लिख सकते हैं। और यह क्या है, यह पहली स्टेप में जो हमने पढ़ा था प्रकाश अभिक्रिया, यह वही प्रकाश अभिक्रिया है जिसे लाइट रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि यह लाइट के प्रेजेंस में हो रहा है। तो हमने क्या देखा कि प्रकाश अभिक्रिया में क्या हो रहा है, जल को प्रकाश की उपस्थिति में तोड़ा जा रहा है, और यह जल जब टूटते हैं तो हाइड्रोजन मिलता है और ऑक्सीजन मिलता है। ऑक्सीजन को वातावरण में निष्कासित कर दिया जाता है, और इस हाइड्रोजन का यूज कर लिया जाता है CO2 के अपचयन में। अब यह CO2 का जब अपचयन होगा तो यह क्या बनेगा, ग्लूकोज बनाएगा C6H12O6। इसे क्या कहते हैं, इसे अप्रकाशिक अभिक्रिया कहते हैं। इसे अप्रकाशिक अभिक्रिया इसलिए कहते हैं क्योंकि इस अभिक्रिया में प्रकाश का होना या ना होना बहुत मायने नहीं रखता है, क्योंकि यह प्रक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में भी हो सकता है और अनुपस्थिति में भी हो सकता है। लेकिन प्रकाशिक अभिक्रिया के लिए प्रकाश का होना अनिवार्य है, अप्रकाशिक अभिक्रिया के लिए प्रकाश का होना अनिवार्य नहीं है, इसलिए इसे अप्रकाशिक अभिक्रिया कहते हैं। अप्रकाशिक अभिक्रिया कहने का मतलब आप यह नहीं समझे कि इसके लिए प्रकाश का नहीं होना अनिवार्य है। बच्चों, अब हम यह जान लेते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए आवश्यक पदार्थ यानी घटक कौन कौन से हैं। इसमें सबसे पहले है पर्णहरित यानी क्लोरोफिल, जिसके अनुपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संभव ही नहीं है, क्योंकि जिन जीवों में क्लोरोफिल एब्सेंट होती है उन जीवों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होती। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया इसलिए हो पाती है क्योंकि पौधों में पर्णहरित यानी क्लोरोफिल पाए जाते हैं। इसे हम एक प्रयोग के द्वारा समझेंगे। अभी देख लेते हैं दूसरा फैक्टर यानी दूसरा घटक कौन सा है। दूसरा घटक है कार्बन डाइऑक्साइड। जैसा कि हमने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड रॉ मटेरियल के रूप में पौधों को चाहिए अपने भोजन निर्माण के लिए, यानी अगर पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिला
तो पौधे अपना भोजन नहीं बना पाएंगे। इसे भी एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा समझेंगे। अब आते हैं तीसरा फैक्टर, जो कि है जल। बहुत ही आवश्यक घटक है। पौधों को जल अपने भोजन निर्माण के लिए चाहिए होता है। रिएक्शन में भी हमने देखा कि CO2 प्लस जल मिलकर ही फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को पूरी करते हैं। पौधे को भोजन निर्माण के लिए जल की बहुत आवश्यकता होती है, इसलिए पौधे अपने जड़ों के द्वारा जल और खनिज लवण को अवशोषित करते हैं। इसके लिए पौधों में जाइलम ऊतक होते हैं। जाइलम ऊतक क्या करते हैं? जड़ों के द्वारा जल और खनिज लवण को अवशोषित करते हैं और पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाते हैं जहां इसकी आवश्यकता होती है। इसलिए किसान जब खेतों में फसल लगाते हैं तो सिंचाई की समुचित व्यवस्था करते हैं। हम भी जब अपने गमलों में पौधे लगाते हैं तो पौधों में पानी जरूर डालते हैं ताकि जड़ों के द्वारा पानी को अवशोषित कर लिया जाए और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पूरी हो सके। और चौथे नंबर पर है सूर्य का प्रकाश। हमने देखा कि सूर्य के प्रकाश के बिना तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पूरी ही नहीं होगी। प्रकाश संश्लेषण कहने का तात्पर्य ही है कि पौधे अपने भोजन का निर्माण प्रकाश की उपस्थिति में ही करते हैं। प्रकाश की अनुपस्थिति में पौधे अपने लिए भोजन का निर्माण बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो यह हो गए मुख्य 4 घटक जिन पर प्रकाश संश्लेषण की पूरी प्रक्रिया निर्भर करती है। अब हम एक ऐसे प्रयोग के बारे में जानेंगे जो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल की आवश्यकता को दर्शाती है। जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं कि यह एक पत्ती है। इसी पत्ती के द्वारा हम यह शो करेंगे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। यह प्रयोग से पहले वाली पत्ती है और यह प्रयोग करने के बाद जो रिजल्ट आते हैं उसे इस पत्ती के द्वारा दर्शाया गया है। तो अब हम जानेंगे प्रयोग क्या है। इस प्रयोग को दर्शाने के लिए सबसे पहले एक वेरिजेटेड लीफ यानी चित्तीदार पत्ती लेंगे। एक ऐसी पत्ती जिसमें चित्तियां हो यानी दाग धब्बे हो। ऐसी पत्ती होती है कॉलियस की या क्रोटन की, या फिर आप मनी प्लांट की पत्तियां भी ले सकते हैं। उनमें इस तरह की चित्तियां होती हैं। यह जो दाग होते हैं यानी चित्तियां होती हैं, इन्हें आप मार्क कर सकते हैं। जहां जहां ग्रीन कलर है वहां मार्क कर लें। उसके बाद इस पत्ती को एक बीकर में जल भरकर उबालें। फिर उसके बाद इसमें अल्कोहल या स्पिरिट डाल दें, इसे फिर उबालें। उसके बाद इस बीकर को एक वाटर बाथ में डाल दें, उसके बाद फिर उबालें। उसके बाद आप नोटिस करें कि वाटर बाथ में जो पानी है उसका कलर कैसा हो जाता है। उसका कलर ग्रीन हो जाता है यानी हरा हो जाता है, क्योंकि पत्तियों में जो क्लोरोफिल प्रेजेंट थे वह पानी में निकल कर आ गए, जिसके कारण पानी का रंग हरा हो गया। अब जब वाटर बाथ में इस बीकर को हमने उबाल लिया है तो फिर उससे पत्ती को निकाल लेंगे, उसे अच्छी तरह धो लेंगे और एक पेट्री डिश में डाल देंगे। उस पेट्री डिश में आयोडीन की 2-3 बूंद डाल देंगे। उसके बाद रिजल्ट देखेंगे कि रिजल्ट क्या कहता है। हम उस पत्ती में यह पाएंगे कि जहां जहां पर हरा रंग था वहां पर किस प्रकार का रंग आ गया, वहां पर गाढ़ा नीला रंग आ गया। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि जगह जगह नीला रंग आ गया है। जहां भी इस पत्ती में ग्रीन कलर थे वहां अब क्या है, अब इस पत्ती में नीला रंग आ गया है। जहां पर ग्रीन कलर थे वहां पर क्लोरोफिल प्रेजेंट था। क्लोरोफिल प्रेजेंट था इसका मतलब वहां पर भोजन का संश्लेषण हुआ, यानी वहां पर कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च की फॉर्मेशन हुई। और आयोडीन की यह विशेषता होती है कि जब कार्बोहाइड्रेट या मंड या स्टार्च जिसे कहते हैं उस पर जब आयोडीन की कुछ बूंदों को डाला जाता है तो यह गाढ़े नीले रंग में परिवर्तित हो जाता है। जैसा कि आप इस पत्ती में देख पा रहे हैं कि पत्ती में जगह जगह पर गाढ़ा नीला रंग दिखाई पड़ रहा है। इसका मतलब है कि जहाँ पर गाढ़ा नीला रंग दिखाई पड़ रहा है वहाँ पर कार्बोहाइड्रेट यानी मंड मौजूद है। आयोडीन की यही तो विशेषता होती है कि यह कार्बोहाइड्रेट को गाढ़ा नीला रंग में परिवर्तित कर देता है। पत्तियों में जहाँ पर भी फूड का निर्माण हुआ है यानी कार्बोहाइड्रेट का निर्माण हुआ है वहाँ पर यह गाढ़े नीले रंग में परिवर्तित हो गया है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका यह मतलब हुआ कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए क्लोरोफिल का होना अनिवार्य है, क्योंकि जहाँ पर पत्तियों में हरा रंग नहीं था, उजला या हल्का पीला रंग था, वहाँ पर वह उसी प्रकार से रह गए, वहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं आया। जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं कि जहाँ पर हल्का पीला रंग है वहाँ पर आयोडीन की बूंदों को डालने से कोई परिवर्तन नहीं आया, यानी वहाँ पर क्लोरोफिल अनुपस्थित थे, जिसके कारण भोजन का निर्माण नहीं हो पाया, यानी कार्बोहाइड्रेट नहीं बन पाया,
जिसके कारण आयोडीन की बूंदों को डालने से वहां पर का जो कलर है वह गाढ़े नीले रंग में परिवर्तित नहीं हो पाया। बच्चों अब हम लोग जानेंगे दूसरे एक्सपेरिमेंट के बारे में। यह दूसरा एक्सपेरिमेंट कार्बन डाइऑक्साइड की अनिवार्यता से संबंधित है। यह एक्सपेरिमेंट है प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 की आवश्यकता को दर्शाने वाला प्रयोग। इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इस तरह का सेटअप तैयार करेंगे। यह जो दो सेटअप आप देख पा रहे हैं, इस तरह के सेटअप तैयार करेंगे। उसके लिए क्या करना है, एक इस सेटअप में आप देख पा रहे हैं 2 गमले में लगा पौधा लेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि दोनों गमले में लगे पौधे हैं जो लगभग एक समान दिखते हैं और ये पौधे एकदम स्वस्थ हैं। इन दोनों पौधों को 3 से 4 दिन तक के लिए अंधेरे में छोड़ देंगे। 3 से 4 दिन अंधेरे में छोड़ने के बाद इन दोनों गमलों को अलग अलग एक कांच की प्लेट पर रखेंगे। उसके बाद इसे एक जार से ढक देंगे जो बेल के शेप की है, जिसे क्या कहते हैं, बेल जार कहते हैं। आप यह शेप देख पा रहे हैं कि यह किस तरह की शेप है। यह बिल्कुल बेल यानी घंटी के शेप की है, जिसे बेल जार कहते हैं। तो इस बेल जार से दोनों गमलों को अलग अलग ढक देना है। जैसा कि आप इस सेटअप में देख पा रहे हैं कि यह क्या है, यह एक वॉच ग्लास है जिसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन भरा है। यह क्या है, इसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है। इस एक सेटअप में हमने क्या किया है कि बेल जार के अंदर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन लिया है और यह जो दूसरा सेटअप है, इस सेटअप में हमने क्या किया है, यह पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन हमने नहीं लिया है। अब दोनों ही सेटअप को क्या करेंगे कि इस बेल जार और यह जो कांच की प्लेट हमने ली थी जिस पर हमारा गमला रखा था, उनकी ज्वाइंट्स पर इसे सील कर देंगे, यानी वैसलीन की कोटिंग कर देंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, वैसलीन की कोटिंग कर देंगे ताकि हमारा जो सेटअप है वह एयर टाइट हो जाए। अब हमारा दोनों सेटअप क्या है, एयर टाइट हो गया है। उसके बाद सूर्य के प्रकाश में 2 घंटे रखने के बाद दोनों ही गमले में लगे पौधों से एक एक पत्ती तोड़ लेंगे। एक पत्ती इस पौधे से तोड़ लेंगे और दूसरी पत्ती इस पौधे से तोड़ लेंगे और दोनों पत्तियों के साथ वही एक्सपेरिमेंट दोहराएंगे जो हमने पहले किया था। पहला एक्सपेरिमेंट मैं एक बार रिकॉल करवा देती हूँ। पहला एक्सपेरिमेंट जो हमने किया था, जिसमें हमने पत्ती को एक बीकर में जल डालकर उबाला था, फिर उसे अल्कोहल या स्पिरिट में डाला, फिर उसे वाथ टब में रखकर फिर उबाला, फिर उसके बाद पत्ती को अच्छी तरह से धोकर उसे एक पेट्री डिश में रखकर उस पर आयोडीन 2 से 3 बूंद हमने डाला और उसके बाद ऑब्जर्व किया। तो क्या पाया कि जहाँ पर हरा रंग था वहां पर आयोडीन की घोल डालने के बाद वह हरा रंग गाढ़े नीले रंग में परिवर्तित हो गया और जहां पर यह हरा रंग नहीं था वहां पर वह जैसा का तैसा ही रह गया। तो यहाँ पर यह सेटअप है हमारा। इसमें इसकी जो पत्तियां थी उसमें आयोडीन का घोल डालने के बाद रंग में कोई परिवर्तन नहीं आया, रंग सफेद ही रह गया। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, इसकी पत्तियों के साथ जब हमने वही एक्सपेरिमेंट दोहराया तो इसकी पत्तियां आयोडीन का घोल डालने के बाद गाढ़े नीले रंग में परिवर्तित हो गई। आयोडीन का घोल डालने के बाद अगर पत्तियों में आयोडीन का घोल अगर स्टार्च पर यानी मंड पर डालें तो वह गाढ़े नीले रंग में परिवर्तित हो जाता है। अगर इस सेटअप में लगे पौधे की पत्तियों का रंग आयोडीन का घोल डालने पर गाढ़े नीले रंग में परिवर्तित हो जाता है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि इस सेटअप में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हुई है, यानी पौधे ने भोजन का निर्माण किया है, जिसके कारण स्टार्च यानी मंड की फॉर्मेशन हुई है, के कारण पत्ती का हरा रंग गाढ़े नीले रंग में परिवर्तित हो गया और इस सेटअप में पत्ती का रंग उदासीन रह गया। इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है कि यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हुई ही नहीं। अब यह प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया इस सेटअप में क्यों नहीं हुई, इसका क्या रीजन है? इसका रीजन यह है कि यहाँ हमने एक वॉच ग्लास में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का घोल रखा है। इस घोल ने क्या किया, यहाँ जो इस बेल जार में मौजूद CO2 को इसने एब्जॉर्ब कर लिया। इस KOH के घोल ने यहाँ मौजूद CO2 को एब्जॉर्ब कर लिया, अवशोषित कर लिया, जिसके कारण इस पौधे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हुई ही नहीं, जिसके कारण पत्तियों पर वही प्रयोग दोहराने के बाद भी सेम रिजल्ट नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर CO2 पत्तियों को नहीं मिला, भोजन निर्माण यहाँ पर नहीं हुआ, जिसके कारण
सेम रिजल्ट हमें प्राप्त नहीं हुआ। यहाँ की पत्तियां आयोडीन के घोल डालने पर मंड के निर्माण को नहीं दर्शा पाई। तो बच्चों हमने जान लिया कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए CO2 का होना कितना अनिवार्य है। अगर CO2 नहीं होगा तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होगी। बच्चों अब हम लोग जानेंगे प्रकाश संश्लेषण का महत्व। हमने प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या सीखा? हमने यह सीखा कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान पौधे वातावरण से CO2 लेते हैं और इसे अपने भोजन के निर्माण के लिए उपयोग करते हैं। हमारे वातावरण में मौजूद बहुत सारे CO2 का उपयोग हो जाता है, जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया वातावरण को शुद्ध करने में मदद करती है। पहला पॉइंट क्या है प्रकाश संश्लेषण का महत्व में? वातावरण को शुद्ध करना। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान पौधे न सिर्फ CO2 का उपयोग करते हैं, बल्कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद उपोत्पाद के रूप में ऑक्सीजन भी छोड़ते हैं। यह ऑक्सीजन पौधे वातावरण में निष्कासित कर देते हैं, जिससे हमारा वातावरण शुद्ध हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा कि हमारे वातावरण में मौजूद CO2 का उपयोग कर पौधे खाना बना लेते हैं, जिससे CO2 की मात्रा हमारे वातावरण में घट जाती है और भोजन निर्माण के बाद पौधे ऑक्सीजन निष्कासित करते हैं, जिससे हमारा वातावरण शुद्ध होता है। नंबर 2 में क्या है? ऑक्सीजन का उत्पादन। यह तो हम जानते ही हैं कि पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं, और यह कब होता है? जब प्रकाशिक अभिक्रिया यानी लाइट रिएक्शन में प्रकाश की उपस्थिति में जल को तोड़ा जाता है। तो जल किसमें टूटता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, यानी लाइट रिएक्शन के दौरान ऑक्सीजन का उत्पादन होता है। अक्सर क्वेश्चन यह भी पूछे जाते हैं कि ऑक्सीजन का उत्पादन कब होता है? तो लाइट रिएक्शन में होता है। लाइट रिएक्शन के दौरान प्रकाश की उपस्थिति में जल को तोड़ा जाता है और जल टूटकर हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन बनाते हैं। ऑक्सीजन का उत्पादन होता है, जो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। हम बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, यानी जिंदा नहीं रह पाएंगे। नंबर 3 क्या है? जीवित प्राणियों के भोजन निर्माण में सहायक। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे न सिर्फ अपने लिए भोजन का निर्माण करते हैं, बल्कि अन्य जीव भी अपने भोजन के लिए पौधों पर ही आश्रित रहते हैं। तो पौधे ने अपने लिए तो भोजन का निर्माण किया ही, बल्कि बाकी जीव भी पौधे से ही अपना भोजन ग्रहण कर रहे हैं। आप इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे कोई शाकाहारी प्राणी है, वह क्या खाता है? वह पौधों को खाता है। फिर शाकाहारी प्राणी को कोई मांसाहारी प्राणी खाता है। तो इस तरह से क्या है कि मांसाहारी प्राणी भी किसी न किसी रूप में पेड़ पौधों पर ही आश्रित है। वह डायरेक्टली पौधों को नहीं खा रहा है, लेकिन वह इनडायरेक्टली तो पौधे पर ही अपने भोजन के लिए आश्रित है। तो बच्चों इस तरह से हमने प्रकाश संश्लेषण की स्टडी कर ली है। बीच बीच में मैंने काफी हद तक रिवीजन भी करवा दिया है, और आपको अब खुद थोड़ी मेहनत करनी है। वीडियो को एक बार में समझ में न आए तो 2 बार 3 बार देख लें, और इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उन्हें आप नोट कर लें, ताकि एग्जाम्स के समय में आप उन पॉइंट्स को देख कर चले जाएं और आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में एग्जामिनेशन हॉल में कोई परेशानी ना हो। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि जो बच्चे बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन्हें ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टडी करने वाले हैं मनुष्य में पोषण। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ो लिखो और लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको। जय हिंद।